नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। मन की भावनाएं, मन की बातें जब कविता का शक्ल ले ले तो वो कहलाती है साहित्य की सुंदर विधा कविता। और कविता को ही माध्यम बनाया किसी महिला ने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए देखने के लिए शुरू करते हैं हमारा कार्यक्रम स्वयं सिद्धा। कांपती इन उंगलियों के स्पर्श से एक सिहरन उमस सी छू जाएगी। मेरी रगों में गंध बन ये प्यार से मेरी नसों में लहू बन छा जाएगी। निशब्द सृजन की ये सुंदर कविता किसने लिखी, जानने के लिए देखते हैं ये छोटी सी कहानी। कांपती इन उंगलियों के स्पर्श से एक सिहरन उमस सी छू जाएगी। मेरी रगों में लेखन गंध बन ये केवल प्यार प्रयास से नहीं है, मेरी नसों में मन लहू के बन भीतर छा की जाएगी। अंतः संवेदना और चंचलता शब्दों में अलक्षित उभर कर स्वतंत्रता अभिव्यक्त सागर होती की है। अतल गहराइयों में डूब कर कहूंगी मैं बस करो आकाश की निःसीम सर्जना मत कर। ये हैं सत्यभामा आडिल, प्रकृति का सामीप्य पाकर जिनके बचपन का अकेलापन कलम से बोलने लगा। अब सृजन करेगा संघर्ष कटु दर्द से तिल मिलाकर। 16 साल की उम्र में खुद से सत्यभामा बातें करने लगी थीं। कागजों की नाव में स्वप्न बुनने लगी। सत्यभामा का बचपन जगदलपुर में गुनगुनाने जरूर लगा था, पर प्रकाशन का द्वार खुला रायपुर में। पिता ने प्रोत्साहन दिया, स्कूल से निकलकर कॉलेज की देहरी भी लांग गई और एमए करते करते 2 कविताएं प्रकाशित भी हो गईं। कविताओं के प्रकाशन का सिलसिला पत्र पत्रिकाओं से शुरू हो चुका था और नारी स्तंभ के संपादन तक बढ़ चला। 1960 का दशक सत्यभामा के जीवन में कई खुशियां और चुनौतियां एक साथ लाया। इस दौर में सबसे ज्यादा कविताएं और कहानियां प्रकाशित हुईं, तो दूसरी तरफ दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हुई। पीएससी के जरिए कॉलेज में व्याख्याता का चयन होने के साथ ही सत्यभामा के गौरव में इजाफा हुआ। इससे पहले पूर्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हिंदी साहित्य में सबसे पहले एमए और पीएचडी करने का सम्मान सत्यभामा आडिल के साथ ही जुड़ चुका था। कॉलेज की नौकरी, पत्नी की भूमिका, माँ की जिम्मेदारी, साहित्य जगत में लेखन की रुचि, इन किरदारों में एक साथ खुद को लगातार साबित कर रही थीं सत्यभामा। इस बीच पत्र पत्रिकाओं में लेखन, काव्य संकलन, उपन्यास, नाटक और पीएचडी में गाइड की जिम्मेदारी और न जाने कितने कार्य एक साथ जिंदगी में करती चल रही थीं सत्यभामा। ये फहरिस्त धीरे धीरे कब इतनी लंबी होती चली गई पता ही नहीं चला, पर पुरस्कारों और सम्मान की सूची देखें तो एहसास होता है कि वाकई किसी ने एक साथ कितने कामों को अंजाम दिया है। प्रकृति की खूबसूरती, मानवता के प्रति प्रेम तो समाज की कुरीतियों पर प्रहार, इन तीनों का मिला जुला असर सत्यभामा के व्यक्तित्व और कृतित्व में देखने को मिलता है। एक तरफ काव्य संकलन में जीवन का माधुर्य दिखता है, तो नाटकों में जीवन के कड़वे सच का मंचन भी दिखता है। उस एहसास को महसूस कर देखिए कि साहित्य में आपका कद इतना ऊंचा हो जाए कि आपके कृतित्व पर ही शोध और लघु शोध होने लगे। 3 बच्चों की परवरिश, लंबे दाम्पत्य जीवन की चुनौतियां और खुद को साबित करना, वो भी दूसरी महिला को उसका हक दिलाने के लिए किसी एक भाषा में नहीं, मातृभाषा छत्तीसगढ़ी और राष्ट्रभाषा हिंदी में समान रूप से। राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ी समृद्ध करने के लिए और उसे साहित्य में दर्जा दिलाने के लिए भी सत्यभामा ने कड़ी मेहनत की और आज विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर के हिंदी साहित्य में पाठ्यक्रम में उनकी रचनाओं को शामिल किया जा चुका है, जिसका बच्चे लगातार अध्ययन कर रहे हैं। साहित्य के जरिए छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया में पहचान दिलाने के लिए सत्यभामा को स्वयं सिद्धा का सलाम। ज्योति सिंह, IBC 24। साहित्य समाज का आईना होता है और समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं साहित्यकार। साहित्यकार अलग जगाते हैं समाज में, अलग अलग कुरीतियों, अंधविश्वासों, अशिक्षा से लोगों को आगे निकालकर समाज में सबके साथ लाते हैं। और ऐसी ही एक महिला से आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ में अपने समाज में पहली बार हिंदी में एमए और पीएचडी होने का गौरव हासिल है। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रीमती सत्यभामा आडिल। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है मैम कि जब मैं हिंदी में आप डिग्री गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, हाँ। उस समय आप मेरी विभागाध्यक्ष हुआ करती थी। हाँ, हाँ। और आपकी ही प्रेरणा से मैंने साहित्य में आगे की पढ़ाई की और आज मैं इस मुकाम तक पहुंची हूं। उसका श्रेय मैं आपको ज़रूर दूंगी। साहित्य के प्रति जो रुचि थी
वो तो मेरे अंदर आपकी पढ़ाई से जागी, लेकिन आपके अंदर में साहित्य के प्रति रुझान और ये इतना लंबा जो 60 साल का सफ़र था, वो आपने कहाँ से शुरू किया? इसकी शुरुआत कैसे हुई? साहित्य सृजन की यात्रा तो मेरी बचपन से ही शुरू हुई। जब मैं 14 साल की थी, उस समय मैंने पहली कविता लिखी थी। और मेरा बचपन चूँकि बस्तर ज़िले में जगदलपुर में बीता, तो मैं प्रकृति के बीच पली बढ़ी थी और प्रकृति से मुझे बहुत ही प्यार है। और रविंद्रनाथ टैगोर की भी कविताएं मैं बचपन से पढ़ा करती थी। तो इन सब से मेरा जो रुझान है वो कविता की ओर करा। और चूँकि मैं बहुत ही संवेदनशील थी, इसलिए बहुत छोटी छोटी बातें मुझे प्रभावित करती थी और मैं विचारों में तैरा करती थी। एक प्रकार से विचारों के सागर में गोता लगाया करती थी और मैं बहुत ही सोचती थी। इसलिए मेरा लेखन प्रकृति के बीच से शुरू हुआ। लेखन की जब आप बात करते हैं, रुचि की आप बात करते हैं, वो तो व्यक्तिगत होता है मैम, ये भी मैं समझ पाती हूँ। लेकिन घर का माहौल इसके लिए बहुत जिम्मेदार होता है, खासकर लड़की के लिए, और वो भी उस समय पर जब लड़कियों की शिक्षा तक ज़रूरी नहीं समझी जाती थी। ऐसे में कॉलेज तक पहुँचना, लेखन करना, अपने आप अपने शौक़ को जगह दे पाना, ये इतना आसान भी नहीं रहा होगा जहाँ तक देखते हैं। हाँ, नहीं, आपने सही कहा, क्योंकि मेरा बचपन जो बीता है वह राष्ट्रभक्तिपूर्ण वातावरण में बीता है। मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, ताऊ जी, ये सब शिक्षा के क्षेत्र में थे और मुझे राष्ट्रभाषा से प्रेम करना, हिंदी से प्रेम करना उन्होंने सिखाया और मेरी शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देते थे। हाँ, 3 कवियों का आपने जिक्र किया जब हमारी बातचीत हो रही थी कि आपके जीवन पर उनका गहरा प्रभाव है। रविंद्रनाथ टैगोर की हम बात करें, निराला की हम बात करें, या फिर कबीर जी की, तो तीनों का जीवन अलग अलग है और तीनों की जो खूबियाँ थी वो आपके अंदर आप महसूस कर पाती हैं और उन्हीं को आधार बनाकर भी आप समाज के लिए भी बहुत कुछ किया आपने। कबीर की सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार और उनकी संत भावना, जात पात के विरुद्ध, ये सब बातें मुझे बहुत ही प्रभावित की, इनका प्रभाव मुझ पर पड़ा। निराला जी की गीतात्मकता, उसका प्रभाव पड़ा मुझ पर, और संवेदनशीलता, मानवीयता, जीवन के प्रति प्रेम, मनुष्यता के प्रति प्रेम, ये रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव मुझ पर पड़ा। इन सब के मिले जुले प्रभाव से मैं कविताएं रचती गई और कविताओं से मुझे ज़्यादा प्रेम है। सभी विधाओं में से कविताओं से मैं ज़्यादा प्रेम करती हूँ। तो हिंदी में मैं कविताएं मैंने अधिक लिखी और छत्तीसगढ़ी में गद्य मैंने अधिक लिखा। चाहे आपकी कविताओं का जिक्र करें, कविता संग्रह की बात करें, छत्तीसगढ़ साहित्य की हम बात करें, आपकी पीएचडी, अपने लिए पीएचडी जब आपने की, उसके बाद अब ये वक्त है कि जो बच्चे हैं जो साहित्य में रुचि रखते हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो अब आप पर भी पीएचडी कर रहे हैं। आपके द्वारा लिखी गई कविताएं और व्याकरण पाठ्यक्रम में भी शामिल हैं। इतना लंबा जो साहित्य में आपका योगदान रहा है, इसके लिए क्या संघर्ष करना पड़ा एक महिला होने के ज़रिए, या एक महिला होने की भूमिका में आपको लगता है कि संघर्ष करना पड़ता है तभी कुछ सृजन हो पाता है? निश्चित रूप से संघर्ष करना पड़ता है और मैंने बहुत ही संघर्ष किया, बहुत ही क्रियाशील रही। और ये क्रियाशीलता के संस्कार मुझे मेरे पिता से मिले, मेरी माता से मिली। पीएचडी करने का जो शौक़ था, पीएचडी में, और यहाँ पर एक बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये जो पूरा लंबा करियर, उपलब्धि, सम्मान का जो सिलसिला है, वो शादी के बाद ही आपके साथ में बना रहा। तो पति का सहयोग, ससुराल का सहयोग और संघर्ष, कैसे भूमिका देखती हैं एक महिला की ज़िंदगी में इसकी? पीएचडी करने के लिए मेरे पति ने मुझे प्रेरणा दी। मैं करना तो चाहती थी, उन्होंने मुझे उत्साहित किया और मेरे मार्ग में कभी भी रोड़े नहीं अटकाए। बल्कि मैंने तो कबीर पंथ पर और संत धर्मदास पर मैंने पीएचडी की, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र के निर्देशन में, जो कि संत साहित्य विशेषज्ञ थे और मानस विशेषज्ञ थे। पीएचडी आपने की, पीएचडी करने के बाद जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पहली महिला आप छत्तीसगढ़ में हैं जिन्होंने पीएससी के ज़रिए लेक्चरशिप हासिल की, और रविशंकर में पहली रजिस्ट्रेशन और पीएचडी भी आप हैं। तमाम गौरव हासिल है। इसके अलावा क्या साहित्य जगत को आप अभी तक दे पाई हैं? कुछ खूबियाँ भी मैं आपके ही ज़रिए सुनना चाहूँगी। मेरी 5 काव्य संकलन प्रकाशित हुए हैं और कुंवार की दोपहरी काव्य संकलन के लिए मध्य प्रदेश सरकार से मुझे पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया।
और उसके बाद और काव्य संकलन प्रकाशित हुए, एक उपन्यास भी प्रकाशित हुआ, और नाटक आकाशवाणी में मेरे नाटक प्रसारित किए जाते थे, तो वह भी वंशनाम और बुतखाना के नाम से संकलन प्रकाशित हुआ। रंगमंच में नाटक खेले जाते थे। मैंने जयशंकर प्रसाद की कामायनी का नृत्य नाटिका के रूप में रूपांतरण किया। निराला की तुलसीदास खंडकाव्य का नृत्य नाटिका के रूप में रूपांतरण किया, और ये विभिन्न महाविद्यालयों में जहाँ जहाँ मैं पदस्थ थी इनका मंचन किया गया था। कैसा लगता है मैम कि आपकी ही लिखी रचना अब जब पाठ्यक्रम में शामिल है, बच्चे उसे पढ़ते हैं, आपके व्यक्तित्व कृतित्व पर वो पीएचडी करते हैं, आपसे संपर्क कर सकते हैं, तो कैसा अनुभव होता है, और इसके ज़रिए जो लड़कियां आपके साथ जुड़ती हैं उनके लिए क्या प्रेरणा बन पाती हैं आप? मैंने जो जीवन में कमाया वह यह है कि मुझे अपने विद्यार्थियों से बहुत ही सम्मान मिला। वे बहुत ही श्रद्धा करते हैं मुझ पर, और मैं उनको बहुत ही स्नेह करती हूँ। यही मेरी जीवन भर की कमाई है, और इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि उन्होंने मेरे साहित्य पर पीएचडी की, और एमए एमफिल में बहुत सारे डिसर्टेशन उन लोगों ने तैयार किए, लघु शोध प्रबंध, और 3 पीएचडी कार्य अभी चल रहा है, काव्य पर, छत्तीसगढ़ी गद्य पर और हिंदी गद्य पर अभी चल रहा है। छत्तीसगढ़ी जो भाषा है, इसके माध्यम से भी आपने एक जो रचना की है गोठ, गोठ में आपने महिलाओं से जुड़े बहुत सारे पक्ष को उठाया। कौन कौन सी बिंदु आपने अपने लेखन के जरिए टच किए मैम, ये ज़रूर जानना चाहूँगी, ताकि जो हमारे साहित्य प्रेमी हैं इसको पढ़ें और इससे कुछ प्रेरणा ले सकें। गोठ में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया गया है। महिलाएं जागृत हों, शिक्षित हों, कैसे वो अपने जीवन को चलाएं, इस पर मैंने उनमें बहुत सारे लेख और कहानियां मैंने दी हैं। सृजन की जब हम बात करते हैं तो महिला के पास ही वो दायित्व है प्रकृति में कि वो सृजन का सुख हासिल कर सकती है, लेकिन सृजन का सुख कभी भी आसानी से महिला को नहीं मिला। बहुत तकलीफ, बहुत पीड़ा उठाती है, तभी वो कोई सृजन कर पाती है। सत्यभामा आडिल से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर श्रीमती सत्यभामा आडिल से। आडिल मैम, जब हम बात करते हैं महिला साहित्यकारों की भी भूमिका उतनी ही प्रबल है जितने पुरुष साहित्यकार रहे हैं। अपने मुद्दों को, अपने पक्ष को, अपनी संवेदनाओं को, अपने भावों को एक महिला साहित्यकार जब रखती है, और खासकर महिला वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर, कितना प्रबल मानती हैं आप इसको? महिला जब लिखती है तो सत्य के अधिक निकट रहती है, क्योंकि वह समाज से ज़्यादा अच्छी तरह से जुड़ी होती है। उसके भीतर की घटनाओं को, भीतर की संवेदनाओं को वो ज़्यादा अच्छे से जानती है और ज़्यादा अच्छे से वह व्यक्त कर सकती है। इसलिए साहित्य के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही सशक्त मानी जाती है, और मैं जहाँ तक समझती हूँ कि महिलाओं को इस क्षेत्र में आगे आते रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आपको लगता है कि शिक्षा और साहित्य एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए महिला जो है वो अपने अधिकारों के प्रति भी सजग होती है, उसका अपने व्यक्तित्व का विकास होता है, साथ ही साथ जिस परिवार का वो निर्माण करती हैं आगे चलकर, उसकी भी परवरिश वो बहुत अच्छे और सही ढंग से कर पाती है। ऐसा महसूस किया आपने? निश्चित रूप से व्यक्तित्व का विकास तो होता ही है, और बच्चों की परवरिश भी अच्छे ढंग से कर सकती है, क्योंकि यदि वो लिखती पढ़ती है तो वो अपने बच्चे को भी कुछ समझाने में, ज्ञान देने में मदद करती है, उनको संस्कारित करने में मदद देती है। सबसे बड़ी बात ये है। साहित्य से जुड़ी कुछ और भी बातें हम आपसे करेंगे मैम, फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। एक जिक्र जब हम कर रहे थे बातचीत के दौरान, तो आपने कहा था कि आपका राजधानी से घर गांव जाने का जो सिलसिला हुआ करता था, बीच के जो दृश्य होते थे गांव के, वो आपको बरबस आकर्षित करते थे। चाहे वो गांव का तालाब हो, मंदिर हो, घने जो बगीचे होते हैं आम के वो हो, या तालाब में खिलने वाले छोटे छोटे कमल हो, पुरैन पान जिसे हम कहते हैं छत्तीसगढ़ में, ये सारी चीज़ें आकर्षित करती हैं। आज के समय में हम ये देखते हैं कि हम जिंदगी में ऐसे भागे जा रहे हैं कि हमें सारी चीज़ें जो हैं वो अदृश्य होती जा रही हैं। ऐसे में
इन सब चीज़ों को देखना, महसूस करना, उसे सुंदर शब्दों के साथ लिखना, ये क्या चिरंतन आपके अंदर में चलता रहता है चिंतन, या उसको देखकर ही आप लिख पाती हैं इसे? नहीं नहीं, बचपन से जो हम देखते आए हैं यात्रा के दरमियान, तो वो निरंतर मन में चलता रहता है, दिमाग में घुमड़ता रहता है और उसको लिखने का मन करता है और इसलिए हम लिखते हैं उसको। ये जो पुस्तक है पहाड़ की ढलान से समुद्र की सतह पर, ये उत्तर पूर्व बंगाल की घटना है। मैं सिलीगुड़ी से लेकर के नाथुला तक की यात्रा की घटना है। पूरा सिक्किम मैंने पार किया था और इसलिए पहाड़ की ढलान से ये लिखा मैंने। और समुद्र की सतह पर यानी रामेश्वरम तक, दक्षिण भारत में बंगाल सागर, हिंद महासागर, इन तटों को मैंने देखा, विवेकानंद शिलाखंड को मैंने देखा, वहाँ तक मैं गई। तो उन सब से जुड़ी हुई घटनाओं का चित्रण इसमें है। अब सिलीगुड़ी में उसके पास बरगद और पाकुड़, इन दो वृक्षों का विवाह हो रहा है। अच्छा। हाँ, इसका वर्णन है। नाथुला की बर्फ़ में चलते हुए मैंने चीन और भारत की सीमा को मैंने देखा। तो इस तरह से और भी बहुत से रोचक अनुभव हुए। सिलीगुड़ी के बाज़ार में मेरा ये एक रोचक अनुभव ये हुआ कि वहाँ एक पंजाबी है, सिख है, लेकिन वो कहता है कि मैं सिख नहीं हूँ, मैं सिख नहीं हूँ। पूरे बंगाली संस्कृति से वह जुड़ गया है, अभिभूत हो गया है, वो अपने आप को बंगाल का मानता है। और उस तरफ जाकर भी ऐसा भी हिंदी के प्रति कोई विरक्ति है या हिंदी की उपेक्षा है, ऐसा मुझे कहीं नहीं लगा। तो हिंदी में भी आपका उतना ही दखल है जितना छत्तीसगढ़ी में है। छत्तीसगढ़ी में भी है। हाँ, तो ये दोनों भाषाओं पर जब आपका आधिपत्य है, मैं कहूँ, क्योंकि लेखन में कैसा महसूस होता है? क्योंकि अब छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद हमारी कोशिश है कि छत्तीसगढ़ी भी समृद्ध हो और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसे जानें, पढ़ें, उसमें योगदान आपका अहम है। इसको लेकर क्या महसूस करती हैं आप? भाई, चूँकि मातृभाषा है छत्तीसगढ़ी मेरी और हिंदी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी में साहित्य सृजन तो चल ही रहा है, लेकिन मातृभाषा में भी साहित्य सृजन चल रहा है। और छत्तीसगढ़ की जनता बहुतायत छत्तीसगढ़ी बोलती है, छत्तीसगढ़ी सुनना चाहती है, तो उसमें लिखना यानी कि बहुत ही आत्मसंतुष्टि का भाव। और मुझे लगता है कि मैं लोगों के करीब हूँ, लोगों के समीप हूँ, लोगों से जुड़ी हुई हूँ। जब छत्तीसगढ़ी में लिखती हूँ और बोलती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है। छत्तीसगढ़ से निकल के आपके जो साहित्य है अब विदेश तक भी जा चुका है, विदेश का भी सफ़र आपने किया है, बहुत बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित भी किया है, पत्र पत्रिकाओं में भी आपने लिखा है। क्या कभी ऐसा अनुभव हुआ कि छत्तीसगढ़ को जब आप प्रतिनिधित्व करती हैं या आप बाहर जाती हैं तो कभी कुछ ऐसा कमतरी का एहसास हुआ या कोई ऐसा ख़ास अनुभव रहा आपका? लोगों को छत्तीसगढ़ी सुनकर पता नहीं क्यों बहुत ही अच्छा लगता है, लालित्य का अनुभव होता है। वो कहते हैं इस भाषा में कितना लालित्य है, कितनी मिठास है। लोग बड़ी उत्सुकता के साथ उस भाषा को सुनते हैं और बराबर उसे पसंद करते हैं, उनको आनंद आता है। एक उनको लगता है कि हम एक नई भाषा सुन रहे हैं और सुनना चाहते हैं वो। ये अनुभव मैंने किया है। छत्तीसगढ़ में अगर छत्तीसगढ़ी भाषा के ही साहित्य की आज स्थिति हम देखें, आपको लगता है कि राज्य बनने के बाद से इसके और विकास की ज़रूरत है या इसमें आप कितना अहम योगदान दे पा रही हैं साहित्य के लिहाज से? राज्य बनने के बाद तो छत्तीसगढ़ी में लेखन बहुत बढ़ा है, बहुत विस्तृत लेखन हो रहा है और राजभाषा आयोग के माध्यम से आर्थिक सहयोग भी मिल रहा है, बढ़ावा, सरकार बढ़ावा दे रही है। तो लेखक बढ़ते जा रहे हैं, लेखिकाएं बढ़ती जा रही हैं, कवि और कवियत्रियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो लेखन में तो समृद्धि हुई है और ये बहुत ही संतोषजनक है और लेखन आगे बढ़ता ही जाएगा। कॉलेज में भी आपने लंबे समय तक अध्यापन का काम किया है, प्रोफेसर होके आप डिग्री गर्ल्स कॉलेज में आपने पढ़ाया है, कई कॉलेजों में भी आपका योगदान रहा है। इस लंबे करियर में आपने देखा कि जो लड़कियों की शिक्षा का स्तर है अब वो बढ़ा है। क्या ऐसा महसूस किया कि साहित्य के प्रति भी लड़कियों में रुझान अब बढ़ा है पहले की तुलना में, या पहले ज़्यादा था अब कम हुआ है? साहित्य के प्रति रुचि विद्यार्थियों में पहले ज़्यादा थी, अब साहित्य की प्रति रुचि थोड़ी कम हो रही है, ऐसा मैंने अनुभव किया है। विद्यार्थी साहित्य की पुस्तकें ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, उनको लगता है की और गाइड मिल जाए और फटाफट उनको उत्तर मिल जाए। ये स्थिति अच्छी नहीं है, संतोषजनक नहीं। बिल्कुल, साहित्य के विकास के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं है और साहित्य पढ़ने का एक अपना ही अलग आनंद होता है। मौलिक साहित्य पढ़ने का आनंद अलग होता है। वो मौलिक साहित्य पढ़ने में अब रुचि नहीं है, यानी साहित्य में भी शॉर्टकट होते जा रहे हैं विद्यार्थी, ये दुखद बात है। लेकिन आपने शॉर्टकट का तो मैं जिक्र ही नहीं करूँगी मैम, क्योंकि आपने एक लंबा वक्त हिंदी साहित्य को भी दिया है, छत्तीसगढ़ी
साहित्य को भी दिया है और लगातार आप देते जा रही हैं और अब आपके व्यक्तित्व कृतित्व पर जो लड़कियां हैं वो पीएचडी भी कर रही हैं। हमारी शुभकामना है आप इसी तरीके से आप मार्गदर्शन करती रहें साहित्य से जुड़ी छात्राओं का, पाठकों का। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा लगा बातचीत करके। तो स्वयं सिद्धा के इस सफ़र में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।